नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजी और आप मेरे साथ देख रहे हैं 6th ग्रेड 3rd टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 1.0 के L1 के मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होती है। दोस्तों, वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती है, 4 सिमेट्रिक लाइन होती है। वर्ग में कितनी सिमेट्रिक लाइन होती है? 4 सिमेट्रिक लाइन होती है, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे। टोटल 4 सिमेट्रिक लाइन होती है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? सी। आप ये ध्यान रखना कि आयत में 2 सिमेट्रिक लाइन होती है। कितनी सिमेट्रिक लाइन होती है? आयत में 2 सिमेट्रिक लाइन होती है। समांतर चतुर्भुज में एक भी सिमेट्रिक लाइन नहीं होती है। समचतुर्भुज में 2 सिमेट्रिक लाइन होती है। ठीक बात है। समांतर चतुर्भुज में 0 होती है, आयत में 2 होती है। समबाहु त्रिभुज में 3 होती है। समबाहु त्रिभुज में कितनी होती है? समबाहु त्रिभुज में 3 सिमेट्रिक लाइन होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में 1 सिमेट्रिक लाइन होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी सिमेट्रिक लाइन होती है? 1 सिमेट्रिक लाइन होती है। समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज में समलंब है, आइसोस्केल ट्रिपेजियम जो होता है समलंब है। समद्विबाहु चतुर्भुज जो होता है उसमें 1 सिमेट्रिक लाइन होती है। और पतंग में कितनी सिमेट्रिक लाइन होती है बंधु? 1 सिमेट्रिक लाइन होती है। और वर्त में कितनी सिमेट्रिक लाइन होती है बंधु? अनंत सिमेट्रिक लाइन होती है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन कि 31,000 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहला भाग 7% की दर से और दूसरा भाग 11% की दर से दे दिया गया। 4 वर्षों में साधारण ब्याज 11,560 रुपए प्राप्त हुआ। तो 11% की दर से दी जाने वाली राशि। अगर आपको अभी भी ऐसे प्रश्नों में समस्या है तो एक तरीका तो मैं आपको यह बता देता हूं। कह रहा है कि 11% की दर पर कितना दिया। सपोज डेट 11% की दर पर x रुपए दिया। x रुपए को आपने 11% की दर पर दिया। कितने साल के लिए? 4 वर्ष के लिए। टोटल आपके पास में 31,000 रुपए थे। तो अपन एक काम कर सकते हैं, 31,000 में से x घटा लो और बची कुची राशि को आपने कितने परसेंट की दर पर दिया था? 7% की दर पर दिया था 4 साल के लिए। और टोटल ब्याज आपके पास में कितना आ जाएगा? 11,560। इससे आप क्या निकाल लो? x निकाल लो। यहां से क्या निकाल लो? आप x निकाल लो। बस ये उत्तर हो जाएगा आपका। या फिर आपको मैं दूसरा तरीका बता दूं मेथड ऑफ एलिगेशन से। मेथड ऑफ एलिगेशन ये कहती है एक तरफ से 7% ब्याज मिल रहा है और एक तरफ से 11% ब्याज मिल रहा है। ओके, 4 वर्षों बाद में कुल ब्याज 11,560 है। तो ओवरऑल दर निकाल लेनी चाहिए आपको। क्या निकाल लेनी चाहिए? ओवरऑल दर निकाल लेनी चाहिए। ओवरऑल दर कितनी आएगी? ओवरऑल दर आएगी 100 गुना ब्याज 11,560। 11,560 बटे मूलधन कितना है? 31,000 इंटू समय भी दे रखा है कितना? 4 साल। ओके, यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 जीरो से 2 और 1 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया? कट गया। 4 का भाग एक बार, 4 दूनी 8, बच गया कितना? 4 3 और 3 के आगे 35 में 4 8 32 से बच गया कितना? 3 और 4 नाम 36। 289 अपॉन 31 आ गया। 289 अपॉन में कितना आ गया? 31 आ गया। ये ओवरऑल दर आ गई आपके पास में। ठीक है, हाँ जी। तो बताओ बंधु, 289 अपॉन 31 अपन बीच में लिख देते हैं। 289 अपॉन 31 अपन बीच में लिख देते हैं ओवरऑल दर को। और ज्यादा में से कम घटाते हैं। ये 1 से ज्यादा होगा वैल्यू और 1 से क्या होगा? कम होगा। और अपन को भी पता है कि 11 से तो कम ही होगा क्योंकि 11 यहां पे 7 से बड़ा है। तो 11 में से तो घटेगा 289 बट्टे कितना? 31। और अनुपात 289 बटे 31 में से क्या घटेगा बंधु? 11 घटेगा। ओके, सॉरी 7 घटेगा। या फिर 31 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है, अब करना पड़ जाएगा आपको मल्टीप्लाई। यहां से अब आप उत्तर के बहुत नजदीक है बंधु। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 131 को 11 से, सॉरी 31 को, तो 31 से कम 31 कैरी फॉरवर्ड 3 करेगा। 31 और 3 कितना होगा? 34। 341 माइनस 289 बट्टे 31 आ जाएगा। ये 11 एकम 11, 11 3 33 और 1 34 अनुपात। ये आ जाएगा 289 माइनस 7 एकम 7 7 3 21 बट्टे 31। ये 31 से 31 को नीचे का नीचे ही क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा अनुपात में। अब बंधु बताओ, 11 में से 9 गया तो कितना बचा? 2। और 3 में से 8 नहीं जाता, 13 में से 8 गया तो कितना? 5 52। और ये 2 में से 2 0। 9 में से 7 गया, 2 बचा।
और 8 में से 1 गया, कितना 7 बचा 72। 4 का भाग लगाऊंगा 13 चौके 52 और 4 का भाग लगाऊंगा 18 4 72। 13 और 18 का योग मेरे हिसाब से 31 हो रहा है और इन दोनों का योग 31 हो रहा है, तो वही 31 किसके बराबर होगा? 31,000 के बराबर। 31,000 के बराबर होगा तो 1 का मान 1,000 आएगा, 1 का मान आएगा 1,000, तो 13 का मान कितना आ जाएगा? 13,000 रुपए। तो 7% की दर पर तो आपने 13,000 रुपए दिए थे और 11% की दर पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 से तो 18,000 रुपए दिए थे आपने। तो राइट आंसर यहां पे 18,000 रुपए कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। एक तरीका तो मेथड ऑफ एलिगेशन, एक तरीका ये, दोनों में से किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद में अगला चित्र में दिया गया है कि AB समानांतर CD के है। ये रही AB और ये रही CD, दोनों पैरेलल है। और जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, ऐसे ये तिर्यक रेखा काट रही है मेरे बंधु, तो ये 37 डिग्री का है, तो ये भी कितने का होगा? 37 डिग्री का होगा। अंतः का अंतर कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये 90 डिग्री का कोण है, तो x का मान कितना होगा? तो ये तो सिंपल बात हो गई। इस त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। एक 90 गया, एक अगर 90 गया आपके पास में, तो बाकी दो का योग 90 बचेगा और 90 में से 30 घटाओ, आप 60 में से 7 घटाओ, 53 डिग्री। तो 53 डिग्री जिस ऑप्शन में है वो राइट आंसर होगा। इसका x का वैल्यू कितना होगा? 53 डिग्री। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 5,000 रुपए की धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज प्रथम वर्ष के लिए 2%, द्वितीय वर्ष के लिए 3% और तृतीय वर्ष के लिए 4% की दर हो, तो 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? मूलधन 5,000 रुपए है। ओके, फर्स्ट ईयर का ब्याज कितने परसेंट की दर से? फर्स्ट ईयर का ब्याज 2% की दर से। 2% का मतलब होता है 1/50, 2/100, 1/50। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज 1/50 के हिसाब से आएगा। 0 से 0, 5 का भाग 5 में एक बार 100 रुपए ब्याज आएगा फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में ब्याज की दर कितनी? द्वितीय वर्ष के लिए ब्याज की दर 3%। 3% का मतलब होता है 3/100। तो सेकेंड ईयर में जितने भी ब्याज आएंगे वो 3% की दर से आएंगे। तो सेकेंड ईयर में एक तो 3/100 के हिसाब से, 3/100 के हिसाब से ये आ गया 150। ओके, 20 से 20, 50 का 3 गुना 150। और बंधु इस 100 का भी 3/100 के हिसाब से कितने रुपए ब्याज आएगा? 100 से 100 कट गया, 3 रुपए ब्याज आएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, थर्ड ईयर में जो ब्याज की दर लगने वाली है वो कितनी है? 4%। तो थर्ड ईयर में 4% का मतलब 4/100 होता है, एक तरीके से सोचे तो, ठीक है। और 4/100 के हिसाब से ब्याज निकाल लेता हूं, तो 4/100 के हिसाब से मूलधन का तो कितना आएगा? 20 से 20, 50 का 3, 4 गुना कितना हो गया? 200। अब बताओ बंधु, 1500 का भी 4/100 के हिसाब से ब्याज आएगा और 4/100 के हिसाब से 15 चौके 60 रुपए ब्याज आएगा और 100 का भी 4/100 के हिसाब से ब्याज आएगा, तो 4/100 के हिसाब से 4 रुपए ब्याज आएगा और 3/100 का 3 का 4/100 के हिसाब से ब्याज आएगा। 4/100 के हिसाब से 4 × 12, 0.12। 0.12 तो हर ऑप्शन में है आपके पास में। टोटल ब्याज कितना आ गया? सॉरी, मैंने गलत लिख लिया क्या बंधु? हाँ सॉरी, 150 ही था यहाँ पे, 1500 तो गलत लिख लिया। ये तो गलत हो गया भाई, यहाँ पे तो गलत लिख दिया। यहाँ पे तो 150 ही यूज करना था बंधु। कितना यूज करना था? यहाँ तो 150 ही आएगा। 1500, 50 का 3 गुना कितना? 150। ओके, और ये 150 आएगा तो थोड़ा बहुत ये भी चेंज होगा। अब 150 आएगा तो 15 चौके 60, 600, 6 रुपए आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 रुपए ही ब्याज आएगा। कितना आएगा? 6 रुपए ही ब्याज आएगा बंधु, यहाँ पे 6 रुपए। ठीक है, 15 चौके 60, 600, 6 रुपए। अब बता बंधु CI कितना हो गया? CI ये हो गया 100, 200, 300, 450। 450 तो एक हो गया, प्लस ऊपर का कितना? 6 4 10 और 3 13, 13.121 हो गया। तो ये हो गया 463.12। 463.12 कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक सरल रेखा AOB है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा पर हमेशा जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। OXMOY POB POA के अर्धक हैं। OX से ये OX जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, किसका? POB का। इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों क्या है? बराबर हैं। तो सपोज एक काम करूं मैं, इसको 30 मानूं बंधु, इसको 30 मानूं मैं, तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा? 30, क्योंकि दोनों बराबर हैं। एक बार के लिए वैल्यू मान रहा हूं। पूरा कोण कितनी डिग्री का है? ये पूरा कोण कितनी डिग्री का है? 180 डिग्री का।
180 डिग्री में से ये दोनों रेड वाले 60 डिग्री घटा लूं तो 120 बचेगा, और OY के लिए कह रखा है कि POA का अर्धक है, POA का अर्धक OY है, और OY अर्धक है, तो 120 डिग्री के आधे आधे कितने होंगे? 60 होंगे। अब आपको पूछना क्या चाह रही है, YOX का मान, YOX का मान कितना डिग्री आएगा? 60 + 30 कितना आएगा? 90। और वैसे भी अपन एक बात बोलते हैं कि रेखिक युग्म कोण है, इनके अर्धकों के मध्य हमेशा 90 डिग्री का कोण बनते हैं। ये लाइन भाषा में भी भाषा में भी ये प्रश्न पूछ सकता है। रेखिक युग्म कोणों के अर्धकों के मध्य, रेखिक युग्म कोणों के अर्धकों के मध्य हमेशा हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है बंधु? ये 90 डिग्री का कोण बनता है। नंबर 1 बात तो ये। और दूसरी बात, आप कहोगे सर आपने 30 ही क्यों माना? सपोज मेरे बंधु ये एक सरल रेखा है, इस पर ये दूसरी रेखा आपतित हो रही है। अगर मैं इस वाले कोण को, सपोज इसको अर्धक बोल रहा हूं, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अर्धक है तो पूरा कोण कितना होता है? 180 डिग्री का। 180 डिग्री में से 2 थीटा घटा दिए तो 180 - 2 थीटा हो गया, और ये अर्धक हो गया, तो 180 - 2 थीटा का अर्धक हो गया 90 - थीटा। 90 - थीटा। अभी भी देख लो इन रेड वाले दोनों के बीच में 90 - थीटा और थीटा जुड़ेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। 3 तरीके से मैंने बता दिया है, 90 डिग्री का कोण बनता है। हाँ जी, तो ये इस प्रकार से हमने मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। ओके, थैंक यू। डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। प्रयास के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखो, हमारी जो टास्क आधारित टेस्ट सीरीज चल रही थी, जो आज पेपर हुआ था L1, उसमें जो फिजिक्स साइंस से संबंधित जो भी प्रश्न है और जो टीचिंग मेथड है उनके हम सॉल्यूशन करेंगे। देखो, 120 से स्टार्ट होते हैं। पहला है निर्मितिवाद। शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधि को सम्मिलित, कौन सी गतिविधि सम्मिलित हो सकती है? देखो, अभिनय, आपसे क्या पूछा है? निर्मितिवादी पूछा है। निर्मितिवादी है, उसमें कौन सी गतिविधि सम्मिलित होती है, यह पूछा है। अभिनय, कोई नाटक वगैरह। इसमें है सामूहिक कार्य, यह भी सामूहिक कार्य भी होता है, और व्यक्तिगत कार्य, मतलब कि पर्सनली जो कार्य किए जाते हैं सामूहिक रूप से किए जाते हैं, और अभिनय जो नाटक सामूहिक रूप से होता है वो सभी। तो क्या है, इसमें सभी शामिल हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। देखो, गणितीय जो खेल है और पहेलियां हैं वो मदद करती हैं। किस में मदद करती हैं? देखो, पहला है गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि को विकसित करने में। सही बात है, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि को विकसित करने में ये काम में आते हैं। सकारात्मक अभिवृद्धि वो विकसित करता है। दूसरा है गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करता है। यह भी सही बात है। तीसरा, गणित को आनंददायक बनाने में भी वो पहेलियां काम में आती हैं। यह भी सही बात है। चौथा है समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में भी वो काम में आते हैं। तो ये भी सही है, कौशल को क्या वो स्किल्स को डेवलप करता है। तो ये चारों जो पॉइंट हैं, चारों जो बिंदु हैं, चारों सही हैं। चारों सही कौन से में ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। भाई, उपचारात्मक की कब जरूरत होती है? सामान्य बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए नहीं होती है, सामान्य बच्चों के लिए नहीं होती है। दूसरा, पिछड़े बच्चों के लिए। तीसरा, इनमें से सभी के लिए। चौथा, मंद बुद्धि बच्चों के लिए। अब देखो, उपचारात्मक की बात कर रहा है, उपचारात्मक की है तो क्या है, पिछड़े बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण काम में लिया जाता है कि भाई जो पढ़ाई में क्या अलग होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो क्या उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उपचारात्मक शिक्षा उनको अलग से कुछ पढ़ाई के लिए दिया जाता है। तो क्या है, वो चाहे सामान्य बच्चा हो उसके लिए भी शामिल हो सकते हैं वो उपचारात्मक में, पिछड़े भी शामिल हो सकते हैं, और मंद बुद्धि बालक होते हैं वो भी क्या उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। तो क्या ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन सभी के लिए, इनमें जो भी है सभी के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के लिए निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं होता है? जो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है और आंकड़ों का बाद में निरूपण किया जाता है, तो कौन सा इसमें सही नहीं है?
कौन सा उपयुक्त, देखो परियोजना, यह भी सही है, परियोजना में प्रस्तुतिकरण, निरूपण, समाचार पत्र, रिपोर्ट, सर्वेक्षण, जो रिपोर्ट आती है, सर्वे वगैरह होते हैं, और वाद विवाद, वाद विवाद इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला देखिए, शिक्षण की वह कौन सी श्रेष्ठ विधि जो ज्ञात से, देखो ज्ञात से अज्ञात की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से सूत्र की ओर, देखो तीनों चीज देती हैं, तीनों चीज, उदाहरण से सूत्र की ओर चल रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और ज्ञात से अज्ञात की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। कौन सी विधि है जो ये चार नियम दे रखे हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से सूत्र की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसमें कौन सी विधि है, याद आपको पता होनी चाहिए, आगमन विधि। आगमन विधि में होता है, निगमन विधि में जस्ट इसका विपरीत हो जाता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूत्र से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो क्या है ये, आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से सूत्र की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन डी इसका राइट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विधि में छात्र काम करके सीखता है। भाई काम करके सीखना किस विधि में शामिल है, आपको पता होना चाहिए कि काम करके सीखना किस विधि में शामिल है। पाठ्य पुस्तक विधि नहीं, दूसरा व्याख्यान प्रदर्शन नहीं है, व्याख्यान विधि नहीं है, तीसरा है, चौथा आपका अन्वेषण। अन्वेषण विधि में क्या करता है, वो काम करके सीखता है, मतलब खोज विधि, इसको क्या बोलते हैं, अन्वेषण क्या है, खोज कार्य किया जाता है, खोज विधि बोल देते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कौन सी विधि करती है, खोज विधि नहीं करती है, प्रदर्शन, खोज विधि करती है भाई, खोज विधि भी करती है, वो अन्वेषण वाली बात, प्रदर्शन विधि भी करती है, प्रयोगशाला विधि भी क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। जो भी प्रयोगशाला में होते हैं कार्य, वो सब क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। तो क्या है, सभी विधियां हैं इसमें सम्मिलित हैं, जो क्या है, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पैदा करती हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करती हैं। अगला देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की सबसे अधिक आवश्यकता है। भाई क्यों, ये पूछा गया है। बालकों द्वारा विज्ञान अन्वेषण के लिए, दूसरा दे रखा विज्ञान उपकरणों को रखने हेतु, तीसरा दिया है विज्ञान प्रयोग प्रदर्शन में, चौथा है उपयुक्त सभी। तो क्या है, इस अन्वेषण के लिए भी है, उपकरणों को रखने के लिए भी प्रयोगशाला, और प्रयोग का प्रदर्शन करना सभी क्या है, लैब में होते हैं, क्या प्रयोगशाला में होते हैं। तो क्या है उसमें, ऑप्शन डी इसका राइट है। अगला देखिए, शुक्र जनन के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है। भाई क्या दे रखा, शुक्र जनन के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है। तो ये किस में होता है भाई, गोल्जिकाय में होता है। किस में होता है, गोल्जिकाय में होता है। अगला है, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। भाई किसका ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह है, किस भाग में होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए किस में होता है, जो महाशिरा होती है उसमें जो रक्त बहता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, न के बराबर होती है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब गलत कथन आपको छांटना गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण बल आप कैसे लिखते हो, F बराबर G m1m2/r²। ये गुरुत्वाकर्षण बल का क्या सूत्र होता है, दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल। तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल मध्यवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है, सही नहीं, असत्य कथन पूछा है। मध्यवर्ती तो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी प्रकार के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, वो कैसा भी मीडियम हो गुरुत्वाकर्षण बल का मान उतना ही रहता है। तो क्या है, पहला ही कथन इसमें गलत हो गया, तो यही आपसे पूछा गया है। दूसरा देख लो, गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल होता है, सही बात है, संरक्षी बल ये होता है। तीसरा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का भी पालन करता है, ये भी सही बात है। दो पिंडों के मध्य लग रहा है तो एक पिंड के द्वारा दूसरे पिंड पर, तो दूसरे पिंड के द्वारा भी उतना ही बल लगता है पहले पिंड पर। गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल वो होते हैं जो क्या होते हैं,
दूरी के समानुपाती होते हैं। ये तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, समानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये ऑप्शन ए ही इसका राइट हो गया, जो क्या है गलत है, गलत कथन आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेल्सियस स्केल पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है? सेल्सियस स्केल पर पूछा है आप लोग, तो क्या है केल्विन, किसमें केल्विन पर कितना होता है 0 केल्विन पर। अब आप इसको बदल सकते हो, किसमें 273 में क्या जोड़ दोगे, जीरो में जोड़ते हो ना, घटाओगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 273 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है माइनस के 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन इसमें डी हो गया। ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। ये किस पर है? केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन होता है, तो सेल्सियस पर कितना हो गया? माइनस के 273 हो गया, 0 में से वो 273 घट जाएगा। अगला देखिए, पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है भाई? ये आपसे पूछा गया, पनीर किसका उदाहरण है? फोम, सोल, एरोसोल और जेल। क्या पनीर क्या होता है? जेल का अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट पर्सन आपके हिंदी से संबंधित है, जो हिंदी वाले सर इनके सॉल्यूशन करवाएंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन वीडियो क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। L1 का हमारा जो प्रश्न पत्र था उसमें 133 से हमारा पहला हिंदी का प्रश्न शुरू होता है। प्रशंसा शब्द व्याकरणिक दृष्टि से क्या है? गुणवाचक विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? प्रशंसनीय शब्द या होता ना तब तो हम विशेषण कहते। भाववाचक संज्ञा प्रशंसा महसूस की जाती, प्रशंसा को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया में कर या करके शब्दांश क्रिया के साथ जुड़ते हैं? जैसे स्नान करके, राधा ने स्नान करके भोजन किया, दूसरी क्रिया पहली क्रिया प्राश्रित हुई ना एक प्रकार से, दूसरी क्रिया बाद में होती, पहले जो होने वाली वो पूर्वकालिक क्रिया है, तो आंसर यही होगा। बाकी में कर या करके है नहीं। आकाश में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, सास ने बहुत से खाना बनवाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, ये भी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। लेकिन उत्तर हमारा क्या होगा? ए, पूर्वकालिक क्रिया। सहकर्मक क्रिया कौन सी होती है? उठना, रोना, हंसना, लिखना। लिखना सहकर्मक क्रिया है, बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है, चित्र एवं शैक्षणिक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता, अनुवाद का सहारा लिया जाता है, बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। डायरेक्ट ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर होता है 137, अधिगम की संपूर्णता होती है। इकाई योजना, दैनिक पाठ योजना, मासिक योजना, वार्षिक योजना। तो इसमें हम क्या कहेंगे? इकाई योजना में हम अधिगम की संपूर्णता का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 138 नंबर है, भानुदय में कौन सी संधि है? भानु धन उदय, दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। भानु धन उदय गुण संधि, सॉरी दीर्घ स्वर संधि। 31 में समास है 1 और 30, 1 और 30। तो 1 और 30 ये द्वंद्व समास का उदाहरण होगा, ऑप्शन ए। किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है आशीर्वाद? क्या होगा? आशीर्वाद, ए। 141 क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण अवस्था या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। बच्चों, सॉल्यूशन वीडियो क्लासेस आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। Hello guys, as you know myself Parveen Swami, an innovative teacher of competitive English. Welcomes all aspirants on the digital panel of Priya Saido Hub Seeker. पेपर सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। पहला जो क्वेश्चन अपना उसके ऊपर नजर डालिए। पहला जो क्वेश्चन वो क्या कह रहा है जरा देखें। सी हैज लिव्ड इन यूके। यूके यहाँ पे स्थान का नाम है। नियमानुसार कोई भी स्थान का नाम होता है उससे पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम कहें, ग्रेट ब्रिटेन कह सकते हैं, यूएसए कह सकते हैं। तो जिन शब्दों के वे स्थानों के नाम
जिनसे पहले यूनाइटेड किंगडम, स्टेट्स, इस प्रकार के शब्द अगर जहां भी अगर आते हैं तो वहां पे हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, आर्टिकल द। तो यहाँ कौन से आर्टिकल का प्रयोग कर दोगे, द का प्रयोग करोगे, तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें, ए होगा। ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। सी हैज लिव्ड इन द यूके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, जरा देखें अब क्या कह रहा है। रिसर्च वॉज कंडक्टेड, अगर मच का प्रयोग करें तो रिसर्च शब्द जो होता है वो अपने आप में काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो मच का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन काउंटेबल नाउन तो मच का यूज हो नहीं सकता, क्योंकि मच जो होता है वो अपने साथ नाउन कैसा लेता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लेता है। कैसा नाउन लेगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, दूसरा क्या है, सेवरल। सेवरल का प्रयोग करना भी उचित नहीं है इसमें, क्योंकि सेवरल के बाद में प्लूरल नाउन आता है, लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है। तो आपका राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा इसमें, ईच होगा। ईच रिसर्च वाज कंडक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। यहाँ आपका उत्तर क्या माना जाएगा, ईच माना जाएगा। आर्टिकल से जुड़ा हुआ पार्ट है, डिटरमिनर बोल सकते हैं। ठीक है, नियमानुसार यहाँ पे आर्टिकल पूछना था। ठीक है, डिटरमिनर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक तो बार प्रश्न थोड़ा घुमा के हमने पूछा है। ठीक है, एक प्रश्न और भी पूछा है, जैसे वन वर्ड को थोड़ा दूसरे अंदाज से पूछ लिया, सिनोनिम का रूप देते हुए पूछ लिया। द प्रेसिडेंट पुष्कर नेक्स्ट मंथ, नजदीक भविष्य में, निकट भविष्य में अगर कोई कामकाज अगर होता है, वो फिक्स अगर होता है, प्रीडेफिनेट कोई भी चीज अगर होती है, फ्यूचर की अगर होती है, तो वहां पे हम टेंस काम में लेते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस काम में लेते हैं। कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस काम में लेंगे। तो यहाँ पे वो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, विजिट्स होगा। क्या उत्तर होगा, विजिट्स होगा। ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, ऐसी बात है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखना आप, डिफेंड का वर्ड, जो डिफेंड का मतलब सुरक्षित करना होता है अपने आप में, इसका एंटोनिम पूछा, तो अपोजिट वर्ड के रूप में क्या हो गया, अटैक हो गया। वन वर्ड आपका सिलेबस का पार्ट है, तो इस आधार पे पूछ लिया गया। ठीक है, आगे देखो, ही सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। यहां इस वाक्य में टेंस देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट उसमें पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होता है, और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर होगा तो वो चेंज होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे क्या करोगे, लिंकिंग डिवाइस का प्रयोग कहीं नहीं कर रखा, तो क्या बोलोगे आप, ही सेड, सेड का सेड रह जाएगा, ही सेड। इन्वर्टेड कोमा के रूप में दैट है, जो किसी में नहीं कर रखा, तो छोड़िए आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, किसका प्रयोग कर दोगे, ही का। टेंस है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन। और क्या बोलोगे, वेटिंग फॉर 2 आवर्स, वेटिंग फॉर 2 आवर्स। ये आपका राइट उत्तर माना जाएगा। ये आपका सही उत्तर होगा, ही सेड ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ऐसी बात है। नेक्स्ट जो पॉइंट अगर अपन देखें, अगला जो बिंदु अगर अपन देखें, तो ग्रामर इन कम्युनिकेटिव अप्रोच इज टॉट। ग्रामर जो है कम्युनिकेटिव अप्रोच में किस प्रकार से पढ़ाई जाती है, तो इन कंटेक्स्ट, सही प्रसंग के रूप में पढ़ाई जाती है। तो आपका सही जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बिंदु वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेटिव एक्टिविटी। निम्नलिखित में कौन सा पार्ट जो अपने आप में कम्युनिकेटिव एक्टिविटी है। ठीक है, तो इसमें आपका सही जो पार्ट होगा वो होगा रोल प्ले। कम्युनिकेटिव एक्टिविटी में क्या कौन सा पार्ट आता है, रोल प्ले आता है। लैंग्वेज लर्निंग इन ऑडियोलिंगुअल मेथड इज व्यूड एज, लैंग्वेज लर्निंग जो है ऑडियोलिंगुअल मेथड के रूप में किस रूप में देखी जाती है, तो उसमें हैबिट फॉर्मेशन होता है। तो सही उत्तर आपका होगा हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, और ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सिंपल से अपन कठिन की ओर प्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाएगा, ग्रेडेशन होगा। तो आपका यहाँ जो सही सटीक जो उत्तर होगा वो कौन सा है, सी है। अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, वो क्या कहलाता है, ग्रेडेशन कहलाता है। और इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। सभी अभ्यर्थियों को बेस्ट ऑफ लक टुवर्ड्स योर सक्सेस। मानता हूं आपकी तैयारी हो बहुत बेहतरीन चल रही है, और इसी को इसी क्रम में आगे बढ़ाते रहो। जय हिंद, जय भारत।